अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने वेब के बारे में देखना है, वेब के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि वेब क्या होती है, एचटीएमएल क्या होता है, सीएसएस क्या होता है और जावास्क्रिप्ट क्या होती है। तो एक पहले बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट लेमन लैंग्वेज में नेटवर्क का भी नेटवर्क है जो पूरी दुनिया पे फैला हुआ है, जिसमें सारे के सारे बाकी नेटवर्क्स आ जाते हैं। इंटरनेट जो मशहूर है, इसकी जो कुछ मशहूर सर्विसेज हैं, इसमें ईमेल है। ईमेल की मदद से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेज कर सकते हैं। टेलनेट है। टेलनेट की मदद से हम रिमोटली दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, रिमोटली सपोर्ट दे सकते हैं। एफटीपी यूज़ होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, अपलोड डाउनलोड के लिए। और वर्ल्ड वाइड वेब कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर हमारे डिफरेंट तरह के वेब पेजेस पड़े होते हैं, जिसे हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एचटीटीपी होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होती है? हम प्रोटोकॉल कहते हैं रूल्स को, स्टैंडर्ड्स को, तरीके को, कि जो कम्युनिकेशन का तरीका है, जो उसके रूल्स हैं, उन रूल्स को एचटीटीपी कहते हैं। तो जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल है उसे एचटीटीपी कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फाइल्स के लिए। हमारे पास ईमेल के लिए एसएमटीपी होता है और हमारे पास मल्टीपल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स होते हैं। और एचटीटीपी यूज़ होता है वेबसाइट्स के लिए, इसलिए जो भी यूआरएल्स होते हैं उनके स्टार्ट में हमें एचटीटीपी मिलता है, जैसे कि एचटीटीपी :/www.yahoo.com। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये हमारे पास वेब एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो एग्जांपल के तौर पे है, ये है। इसमें जो सबसे पहले प्रोटोकॉल आता है, फॉर एग्जांपल एचटीटीपी, उसके बाद आपका होस्ट नेम आएगा, जैसे www.google.com। यहाँ पे आईपी एड्रेस भी आ सकता है। और उसके बाद आएगा आपके पास बाकी इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल सब पेजेस, जैसे http://www.google.com/images। जो उसका सब पेज होता है या सब डायरेक्टरी होती है, यहाँ पे वो आता है। और होस्ट नेम की बजाय आईपी एड्रेस भी आ सकते हैं। वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस के कलेक्शन को हम वेबसाइट कहते हैं। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमने एचटीएमएल लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है। और वेब पेज का मेन मकसद होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना। वेब सर्वर वो कंप्यूटर है जहाँ पे आप वेब अपनी वेबसाइट्स को रख रहे हो, और आमतौर पे वेब सर्वर को आईपी एड्रेस से एक्सेस किया जाता है। अब आमतौर पे आईपी एड्रेस याद रखना मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? डीएनएस यूज़ किया जाता है, डोमेन नेम सर्विस। अब उसमें क्या होता है, वहाँ पे हम अपना आईपी एड्रेस रजिस्टर करवाते हैं और उसके अगेंस्ट हमें कोई नेम मिलता है डोमेन में, फॉर एग्जांपल google.com। तो अब होता क्या है कि जब कोई यूज़र google.com लिखता है तो वो डीएनएस पे जाते हैं। डीएनएस में वो देखते हैं कि google.com के अगेंस्ट कौन सी आईपी है, देन उस यूज़र को उस आईपी पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अगर आप google.com की बजाय google.com की आईपी डायरेक्ट लिखें तो भी आपके पास google.com एक्सेस हो जाएगा। तो आईपी याद रखना मुश्किल होता है, लिहाजा डीएनएस के थ्रू उन्हें नेम अलॉट किए जाते हैं। अब वेब ब्राउज़र हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम वेबसाइट्स खोल के उसे देख सकते हैं। एसएमटीपी थोड़ी देर पहले बताया, ये होता है ईमेल के लिए, ये मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कहते हैं, जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पीटीसीएल सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और आपके मोबाइल ऑपरेटर्स भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, और भी होते हैं। एचटीएमएल होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप ये मार्कअप लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेजेस और भी होती हैं। मार्कअप लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं प्रॉपर टैग्स की शक्ल में, स्ट्रक्चर्स की शक्ल में डाटा को लिख के स्टोर करने के लिए। और हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक होता है वो ऑब्जेक्ट जिसे हम क्लिक करें और हम किसी और रिसोर्स के ऊपर फॉरवर्ड हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर चला जाऊं या किसी और वेब पेज के ऊपर चला जाऊं, वो बटन, वो टेक्स्ट, वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हम क्लिक कर रहे हो, हम दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चले जाएं, उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। डीएनएस आपको पहले बताया, डोमेन नेम सिस्टम या सर्विस। इसकी मदद से क्या होते हैं? आईपी एड्रेसेस के अगेंस्ट हमारे पास नेम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल google.com। जब google.com को हिट किया जाता है तो डीएनएस से ही उसका आईपी निकलता है और देन उसके ऊपर फॉरवर्ड किया जाता है। W3C क्या है? अभी ये हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि HTTP HTML और वर्ल्ड वाइड वेब को
देखती है। ये एक ओवरव्यू था इंटरनेट नेटवर्क और वेब वगैरह के बारे में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास HTML क्या होता है। HTML है फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाइपरलिंक तो हमने देख लिया कि हाइपरलिंक होता है वो एड्रेस जिसे वो ऑब्जेक्ट जिसे हम क्लिक करें और हम किसी और रिसोर्स के ऊपर फॉरवर्ड हो जाएं, किसी और रिसोर्स के ऊपर हम पहुंच जाएं। अब हाइपर टेक्स्ट क्या है? यानी कि वही लिंक वो बटन वगैरह नहीं होगा, वो क्या होगा? टेक्स्ट होगा। यानी कि ऐसा टेक्स्ट जो किसी और टेक्स्ट के साथ लिंक हुआ हो, जो किसी और रिसोर्स के साथ लिंक हुआ, उसे हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे। और मार्कअप लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड तरीके में टैग्स की शक्ल में डाटा लिखने वाली लैंग्वेज को कहते हैं। तो ये हाइपर टेक्स्ट, मार्कअप और लैंग्वेज तीन लफ्ज़ों से मिलकर बने। हाइपर टेक्स्ट आपको बता दिया कि जो कि टेक्स्ट को लिंक करता है। और ये डायग्राम, तो इसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें जो टेक्स्ट है वो एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं। और मार्कअप क्या होता है? मार्कअप मैन्युस्क्रिप्ट को बोलते हैं। स्टैंड और मार्कअप लैंग्वेज जो स्टैंडर्ड तरीके से लिखी जाए, जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके लिखी जाए, जैसे कि HTML। ये हमारे पास आई HTML। अब HTML में क्या होता है? हम हर चीज़ को टैग्स की शक्ल में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास H1 एक टैग है और H1 यहाँ पे वो टैग ख़त्म हो रहा है। P एक और टैग है, यहाँ पे वही P टैग ख़त्म हो रहा है। आप टैग को इन ब्रैकेट्स की शक्ल में स्टार्ट करती हैं और इन्हीं ब्रैकेट्स में ख़त्म करती हैं, लेकिन हम स्लैश लगाते हैं कि यहाँ पे टैग ख़त्म हो रहा है। सिमिलरली ये H1 हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं, इन्हें हम आगे जाके मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। और P जो है हमारे पास ये पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। तो इससे हम HTML में बता रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हेडिंग है और जो ये टेक्स्ट है ये पैराग्राफ है। तो इस तरीके से जो लिखी जाती हैं उसे मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। और ये हमारे पास HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसे वेब ब्राउज़र हमें खोल के बड़े अच्छे तरीके से इसे प्रेजेंट करके हमें दिखाता है। तो HTML में हमारे पास डिफरेंट टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल HTML टैग है, हेड टैग है, बॉडी टैग है, उनके आगे फिर फर्दर हम नेस्टेड टैग भी लगा सकते हैं। इस एग्जांपल में तो दो टैग्स हैं हमारे पास और दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट टैग हैं, लेकिन हमारे पास एक टैग के अंदर दूसरा टैग बिल्कुल आ सकता है। जैसे आप P पैराग्राफ वाला टैग है, इसके अंदर बोल्ड का टैग आ सकता है जो कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ कर रहा है। या BR टैग यूज़ होता है ब्रेक के लिए और नेक्स्ट लाइन के लिए BR टैग आ सकते हैं। और इसके अंदर हम मल्टीपल टैग, एक टैग के अंदर दूसरा टैग आ सकता है। अगर हम सब टैग्स को देखें तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनते हैं। एक टैग के अंदर दूसरा टैग, उसके अंदर तीसरा, एटसेट्रा। तो कंप्यूटर उसे फ़ाइल के तौर पे ट्रीट करता है और उसे किस में खोला जाता है? वेब ब्राउज़र में खोला जाता है। वेब ब्राउज़र से बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके देते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एक HTML लैंग्वेज में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है जो कि किसी टेक्स्ट एडिटर में खुला हुआ है। टेक्स्ट एडिटर में टैग्स हैं, आपको एक टैग्स नज़र आ रहे होंगे। और एक हमारे पास वो मौजूद तो है इंफॉर्मेशन, लेकिन वो अगर उसी चीज़ को वेब ब्राउज़र में खोला जाए, हमारे पास राइट साइड पे वेब ब्राउज़र के अंदर खोला गया तो उसी ने उसी को पकड़ के एक अच्छी प्रेजेंटेशन में हमें दिखा दिया। फॉर एग्जांपल ये जो व्हाट इज़ HTML लिखा हुआ है, ये इस साइड पे ये हेडिंग वाले टैग में होगी। और जो ये हमारे पास HTML इज़ द मेन मार्कअप लैंग्वेज है, ये एक अलहदा पैराग्राफ में होगा। और फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस वाला ये एक अलहदा पैराग्राफ में होगा या डिवीजन में होगा। तो इस तरीके से हमारा वेब ब्राउज़र इस चीज़ को हमें दिखाता है। तो हमने देखा कि जो हाइपर टेक्स्ट होता है वो ऐसा टेक्स्ट जो कि किसी दूसरे को लिंक कर रहा हो। और HTML को टेक्स्ट एडिटर में भी खोल कर देखा जा सकता है, जैसे इस एग्जांपल में लेफ़्ट साइड पे खोला हुआ है। इसे वेब ब्राउज़र में भी खोल के देखा जा सकता है, जो कि अच्छी प्रेजेंटेशन में हमें दिखाता है। और हम लिखने के लिए बिल्कुल HTML लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास एक एग्जांपल है HTML के कोड की। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास लिखा गया डॉक टाइप HTML है। अब डॉक टाइप HTML से अगर ये इस टैग की बात करें, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है कमेंट के लिए, ये एक ऑप्शनल लाइन है, अगर आप इसे ना भी लिखो तो खैर है। एक गुड प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी आप कोई फ़ाइल बनाते हैं, उस फ़ाइल की जो फर्स्ट लाइन होती है, उस फर्स्ट लाइन में हम लोग उसकी टाइप बताते हैं कि ये आया कि ये HTML फ़ाइल है, क्या ये पाइथन की फ़ाइल है,
क्या ये बैश की कोई स्क्रिप्ट है? तो ये गुड प्रैक्टिस होती है, लाज़मी नहीं होता लेकिन गुड प्रैक्टिस ये होती है कि हम हमेशा फर्स्ट लाइन में बताते हैं कि ये फ़ाइल किस टाइप की फ़ाइल है। तो ये जस्ट जो फर्स्ट लाइन है ये कमेंट्स की शक्ल में बता रही है कि ये एक इसकी जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो HTML है, ये एक HTML फ़ाइल है। जो हमारा मेन कोड है वो HTML से स्टार्ट होता है। HTML के कोड से हमेशा आपके HTML का कोड HTML के टैग से शुरू होगा और HTML के टैग पे ही क्लोज़ होगा। इसी के अंदर हमने सब कुछ लिखना होता है, हमारा हेड और हमारी बॉडी दोनों इसी के अंदर आते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे क्या किया, सिंपली सिर्फ़ और सिर्फ एक हेडिंग डाली है और हेडिंग H1 टैग से हेडिंग स्टार्ट होती है, H1 टैग से ही ख़त्म की और इसके अंदर हेलो वर्ड इसने प्रिंट किया है। तो अगर इसे देखें तो इस तरीके से हमारे पास नज़र आएगा। जब इसे वेब ब्राउज़र में स्टार्ट किया जाएगा तो हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड हेडिंग की शक्ल में नज़र आएगा और वो उन टैग्स ने क्या किया, HTML टैग ने HTML बनाया और उसके अंदर H1 टैग ने वो हमारे पास हेडिंग में हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट दिखा दिया। अब ये उसने एग्जांपल दी है कि आप क्या कर सकते हो, आप एक टेक्स्ट एडिटर में कोड टाइप करके इसे सेव करके किसी वेब ब्राउज़र में खोल के देख सकते हो। अच्छा, तो हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम टैग्स की शक्ल में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास व्हाट इज़ HTML को उसने क्या किया है, H1 टैग के अंदर लिखा है और अगर हम राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे व्हाट इज़ HTML हेडिंग की शक्ल में आ गया है और अगर उसके नीचे ये दूसरा देखें, ये P टैग से स्टार्ट हो रहा है, P टैग पे ख़त्म हो रहा है। तो ये एक पैराग्राफ है जो HTML से लेके इस वेब तक एक पैराग्राफ है। देन आगे एक तीसरा टैग स्टार्ट हो रहा है P, ये भी पैराग्राफ है, ये इस P पे ख़त्म होगा। लेकिन इस टैग के अंदर मज़ीद टैग्स हैं। अगर आप देखें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का टैग है जो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का टैग ख़त्म हो रहा है, यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन एज अ स्ट्रॉन्ग आएगी। स्ट्रॉन्ग फॉर्मेटिंग का तरीका होता है, जैसे बोल्ड होता है वैसे स्ट्रॉन्ग होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है। तो अदर इन्फॉर्मेशन अगर हम इस साइड पर देखें तो ये अदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो गई है। सिमिलरली उसने क्या किया है, वेब ब्राउज़र को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो इस तरीके से एक टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स आ सकते हैं, उनके अंदर भी मल्टीपल टैग्स आ सकते हैं। तो जो हमने स्टार्ट में देखा था कि हम HTML के टैग से स्टार्ट करते हैं, जो हमने हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल देखी थी, इसमें जो डॉक टाइप था वो कमेंट था, HTML स्टार्टिंग टैग था, HTML का H1 हेडिंग की स्टार्टिंग थी, हेलो वर्ल्ड हमारा कंटेंट था, इंफॉर्मेशन थी और H1 टैग ख़त्म किया और HTML टैग ख़त्म किया। हमने जो टैग स्टार्ट किया उससे हम ख़त्म भी करते हैं कमेंट वाले टैग के अलावा। तो डॉक टाइप हमारे पास थी कमेंट्स थे। अच्छा, लाइन बाय लाइन ये करके दिखा दिया, चला के दिखा दिया। तो अब इसके बाद हम आते हैं CSS पे। CSS का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। CSS मेनली यूज़ होती है डिज़ाइनिंग के लिए। हमारे पास क्या होता है, हम HTML में भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं लेकिन HTML से ज़्यादा एफिशिएंट डिज़ाइनिंग CSS में होती है। तो हम लोग HTML को यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, इंटरेक्शन के लिए, और CSS को यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। हम उसका जो एक्शन, उसने एक्शन क्या परफॉर्म करने हैं, उसने बिहेव कैसे करना है, उसका जो बिहेवियर होता है वो जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं और इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके हमारी वेबसाइट बनती है जो कि एक अच्छी एफिशिएंट वेबसाइट होती है। इसके बाद आते हैं थोड़ी मज़ीद डिटेल पे। तो जो वेबसाइट होती है बेसिकली उसमें जो HTML है कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, डाटा प्रोवाइड कर रहा है और उसकी जो प्रेजेंटेशन है, स्टाइलिंग है, वो CSS के थ्रू होती है और उसका जो बिहेवियर है, एक्शन है, जो उसका कोड होगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। आप इसकी जगह PHP भी यूज़ कर सकते हैं। तो HTML पहले बताया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, जो कि एक टेक्स्ट को लिंक करती है बाकी रिसोर्सेज के साथ। तो इसमें टैग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैराग्राफ टैग बना के और बंद करके दिखाया, बीच में हमारा कंटेंट, हमारी इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे लास्ट टाइम हेलो वर्ड हेडिंग में या पैराग्राफ में आया था। तो आप नेस्टेड टैग्स भी बना सकते हैं, जैसे डिवीजन टैग है, इस डिवीजन टैग को ओपन किया गया, इस डिवीजन टैग को क्लोज किया गया और इसके अंदर एक पैराग्राफ बनाया गया है। एक डिवीजन में हम मल्टीपल पैराग्राफ बना सकते हैं और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की टाइप देते हैं,
जो कि कमेंट्स हैं। इसके बाद हमारी मेन चीज़ आती है HTML से लेके HTML तक। इसमें दो मेन चीज़ें हैं, एक हेड है और दूसरी बॉडी है। जो हेड है ये हमारा टाइटल और इस तरह की चीज़ें रखता है, और बॉडी में हमारी मेन जो कंटेंट है वो बॉडी के अंदर होगा। हेड में सिर्फ और सिर्फ आपका मेटा और टाइटल इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी। जो आपका कंटेंट है जो कि वेब पेज पे नज़र आना है वो मेनली सारे का सारा आपका बॉडी के अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस हेड टैग को ओपन किया, हेड टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग ओपन की, बॉडी टैग क्लोज की, बॉडी खाली है, बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमें वेबसाइट के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि हेड के अंदर एक टैग डाला गया है टाइटल का, टाइटल ओपन क्लोज करके बीच में कंटेंट क्या डाला गया, लर्न HTML, तो हमारे वेबसाइट का जो टाइटल होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास लर्न HTML होगा। जैसे अभी इस वक्त मैंने PDF रीडर खोला है और HTML -css.pdf, दिस इज टाइटल। सिमिलरली जब इस वेबसाइट को खोला जाएगा तो इसका टाइटल लर्न HTML इसके ऊपर आ रहा होगा इस तरीके से। जब इसका प्रीव्यू करेंगे वेब ब्राउज़र में तो यहाँ पे ऊपर जो इसका टाइटल आ रहा होगा लर्न HTML आ रहा होगा। लेकिन अगर पेज की बात करें तो पेज ब्लैंक है, इसके ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो बॉडी है ये हमने इसे एम्प्टी छोड़ दिया है। तो अब अगले एग्जांपल में क्या किया, टाइटल भी है, हेड के अंदर टाइटल आएगा आपका लर्न HTML, और बॉडी के अंदर एक हेडिंग डाली माय फर्स्ट पेज और एक पैराग्राफ डाला लोरम इप्सम टेक्स्ट, रैंडमली जनरेटेड टेक्स्ट होता है लोरम इप्सम, जो कि हम वेबसाइट्स वगैरह की टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो एक पैराग्राफ और एक हेडिंग है। तो अब हमें जो नज़र आएगा कंटेंट वेबसाइट के ऊपर वो ये नज़र आएगा, एक हेडिंग और एक पैराग्राफ, और जो लर्न HTML है टाइटल में जाएगा। तो टाइटल और मेटा हमारे पास हेड में होता है। टाइटल तो आपको वो बता दिया कि टाइटल जो नेम है वेबसाइट का वो होता है। लेकिन मेटा क्या होता है, मेटा हम डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट से रिलेटेड, और वो ज़्यादातर सर्च इंजन वगैरह में हमारे पास यूज़ होती है। बहरहाल जो बॉडी है, बॉडी के अंदर हम अपना कंटेंट लिखते हैं, तो हमने जो इन्फॉर्मेशन यूज़र को दिखानी है वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। जैसे एक हेडिंग है और नीचे लोरम इप्सम का पैराग्राफ है, तो ये हमारे पास हेडिंग और लोरम इप्सम का पैराग्राफ बॉडी में था। तो ये बॉडी हमारे पास पेज के ऊपर शो होती है, और जो हेड था उसमें हमारा टाइटल शो होता है। वहाँ पर मल्टीपल तरह के टैग्स हो सकते हैं, एक एक करके उन्हें देखते हैं। तो H1 तो हमने देख लिया कि हेडिंग हेडर के लिए यूज़ होता है। वहाँ पर डिफरेंट लेवल की हेडिंग्स होती हैं, एक मेन हेडिंग होती है, फिर सब हेडिंग होती है, उसकी भी सब हेडिंग होती है, तो हर किसी का फॉर्मेट डिफरेंट होता है। तो उन सब के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के हेडर यूज़ होते हैं, H1 H2 H3 H4। तो ये 6 किस्म के हेडर बनाए हैं, और उन 6 किस्म के हेडर्स को प्रीव्यू करके दिखाया गया आपको, कि आपको पता चल जाए कि इनमें डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम मल्टीपल पैराग्राफ्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लोरम इप्सम के ही 2 पैराग्राफ लिखे गए हैं। एक पैराग्राफ ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 लोरम इप्सम के पैराग्राफ आपके सामने आ गए हैं। सिमिलरली हम लिस्ट भी बना सकते हैं। लिस्ट की एंट्री के लिए हम li टैग यूज़ करते हैं, और li टैग से ही एंट्री ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे 3 एंट्रीज़ की गई हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास लिस्ट बनेगी उसमें 3 एंट्रीज़ होंगी, और हर एंट्री का नेम लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम है। इसे हम UL के अंदर भी बना सकते हैं, OL के अंदर भी बना सकते हैं, मेन्यू के अंदर भी बना सकते हैं। इसे हम मल्टीपल जगहों पे बना सकते हैं। अब li तो लिस्ट की एंट्री जनरेट कर रहा है, तो ये एक लिस्ट बनेगी जिसमें 3 एंट्रीज़ हैं। ये भी एक लिस्ट बनेगी जो पे 3 एंट्रीज़ हैं। अब UL और OL के हैं। UL टैग यूज़ होता है, OL यूज़ होता है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। तो ये जो 3 लिस्ट की एंट्रीज़ हैं ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके साथ नंबरिंग आएगी 1 2 एंड 3। और जो UL है ये यूज़ होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, इसके साथ नंबरिंग की बजाय बुलेट्स आएंगे, इसके साथ एक बुलेट आ जाएगा और तीनों के साथ बुलेट्स आ जाएंगे। तो हम देख सकते हैं ये यहाँ पे। तो ये 3 लिस्ट की एंट्रीज़ हमने की थी UL में, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके साथ बुलेट्स मौजूद हैं, ये बुलेट्स हैं हमारे पास। और ये 3 एंट्रीज़ हमने OL में की थी ऑर्डर्ड लिस्ट में, तो इसके साथ नंबरिंग आ गई। तो यहाँ पे हम एंट्री करते वक्त बता भी सकते हैं कि बुलेट सर्कल यूज़ करना है हमने, स्क्वायर बुलेट यूज़ करना है हमने, किस टाइप का बुलेट यूज़ करना है हम वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली OL में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आया कि हमने 1 2 3 रोमन 1 2 3 ABC कैपिटल ABC हमने किस टाइप की नंबरिंग यूज़ करनी है, और उसे स्टार्ट कहाँ से करना है। बाय डिफ़ॉल्ट
1 2 3 और 1 से स्टार्ट करता है, लेकिन हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास करके हम इसकी टाइप 1 2 3 की बजाय ए बी सी कर सकते हैं। हम ए बी सी को भी डी से स्टार्ट कर सकते हैं। डी के लिए हम स्टार्ट इज इक्वल टू 4 दे देंगे, यानी कि चौथे जगह से स्टार्ट हम रोमन कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हम लिस्ट में कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिवीजन आती है। डिवीजन यूज़ होती है आपके पेज को मल्टीपल तरह की सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिवीजन्स बनाई गई हैं, एक डिवीजन ऊपर, इस डिवीजन के अंदर एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। सिमिलरली एक और डिवीजन है, इस डिवीजन के अंदर भी एक हेडिंग और एक पैराग्राफ है। तो इसे चला के दिखाया है तो ये हमारे पास एक डिवीजन है, इसके अंदर हेडिंग और पैराग्राफ, ये दूसरी डिवीजन और इसके अंदर हेडिंग और पैराग्राफ मौजूद है। आमतौर पर क्या होता है हमारे पास जब एक एलिमेंट आता है, लेट्स से डिवीजन आई, और दूसरा एलिमेंट क्या होता है उसके नीचे आता है, जैसे आप देख सकते हो एक डिवीजन आई, उसके नीचे दूसरी डिवीजन आई, ये सारी यहाँ पर डिवीजन है। इसे हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं? ये बाद में आएगा कि हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो इसे बाद में देखते हैं। फिलहाल हमारे पास ये है ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो एक दूसरे के नीचे आते हैं। इसके बाद इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इनलाइन एलिमेंट्स वो होंगे जो सेम लाइन में आते हैं एक दूसरे के साथ, साइड बाय साइड। जैसे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया गया है पी, और उस पैराग्राफ के अंदर एक और टैग आया है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग उससे फॉर्मेटिंग लगाते हैं। तो इस तरीके से दिस पैराग्राफ कंटेन इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट जो है ये स्ट्रॉन्ग है और ये टोटल पैराग्राफ है, तो ये सेम लाइन में आए। अब मोर इनलाइन एलिमेंट्स के ये सारे फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। ई एम एम्फेसाइज के लिए यूज़ होता है, स्पैन, स्ट्रॉन्ग, ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे तीनों चला के दिखाए गए हैं। ये इनलाइन किया हुआ है, इसे एम्फेसाइज किया हुआ है, इसे स्पैन किया हुआ है। हम लोग टैग के साथ, जैसे कि यहाँ पे टैग है स्ट्रॉन्ग, हम इस टैग के साथ डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन भी पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, आप ओ एल स्पेस इसके साथ ये भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होनी है, आपकी नंबरिंग की टाइप कौन सी यूज़ होनी है। तो हम लोग टैग के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पास कर सकते हैं, एट्रीब्यूट पास कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इमेज का टैग है। इमेज के टैग में हम लोग सोर्स प्रोवाइड करेंगे, इमेज कहाँ से उठाना है, कहाँ से इमेज लेके आना है, कहाँ से इमेज ला के यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये इमेज का पाथ आया जो भी उसका रिलेटिव पाथ है। और इसी तरीके से एक और एट्रीब्यूट पास किया ALT। ALT यूज़ होता है उसका टेक्स्ट शो करने के लिए, उसके ऊपर टेक्स्ट क्या शो होगा। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट शो हो रहा है HTML इमेज, और यहाँ पे हमने इमेज का पाथ दिया कि इमेज पड़ा कहाँ पे होगा, और एक इमेज का टैग हमारे पास आ गया। ये इसका प्रीव्यू है। तो हमारे पास और भी होते हैं टैग्स। अब आते हैं CSS पे। CSS यूज़ होता है कैस्केड स्टाइल शीट्स। कैस्केड स्टाइल शीट यूज़ होते हैं स्टाइलिंग के लिए। हम लोग लेट्स सपोज मैंने हेडिंग को रेड कलर का करना था, हम इस चीज़ को HTML में भी कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंट तरीका क्या है, हम इसे CSS में करेंगे। CSS की मदद से एफिशिएंटली, आसानी के साथ हम हर जगह पे जैसे चाहें अपनी मर्ज़ी से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम स्टाइलिंग फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो CSS में दो तरीके हैं, एक इनलाइन, आप साथ साथ लिखते जाएं CSS कोड। लेट्स सपोज आप नीचे वाला, ये जो नीचे वाला सेगमेंट है, ये इस वक्त स्लाइड के 3 सेगमेंट हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट एंड थर्ड सेगमेंट। फिलहाल थर्ड सेगमेंट देखते हैं। जो थर्ड सेगमेंट है, इस सेगमेंट में क्या किया गया है, इसमें HTML में ही CSS ऐड कर दी गई है। फॉर एग्जांपल H1 टैग है, इसके अंदर हमने स्टाइल मेंशन कर दिया। यहाँ पे H1 टैग ओपन हो रहा है, यहाँ पे H1 टैग बंद हो रहा है। तो जो H1 टैग है, H1 टैग के अंदर हमने स्टाइल के एट्रीब्यूट पास किया, इसके अंदर हम CSS का कोड लिखेंगे। और कलर कोलन उसकी वैल्यू, ये एट्रीब्यूट आया कलर कोलन, उसकी वैल्यू रेड आ गई। इसके बाद टर्मिनेटर आ गया। तो ये क्या करेगा, हेडर को जो भी यहाँ पे आएगा उसे रेड कलर लगा देगा। सिमिलरली जब पैराग्राफ का टैग है तो हमने पैराग्राफ का भी स्टाइल CSS में साथ ही प्रोवाइड कर दिया। दिस इज इनलाइन स्टाइलिंग, हम साथ साथ स्टाइलिंग प्रोवाइड करते जा रहे हैं। और इसका जो अल्टरनेट होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, आप दो अलग अलग, इस तरीके में एक ही फाइल बनेगी HTML की, उसी के अंदर हम CSS भी लिख रहे हैं।
दूसरा मेथड ये होगा कि आप HTML की एक अलग फाइल बना लें, जैसे कि फर्स्ट सेगमेंट में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक HTML की फ़ाइल बनाएगी जिसके अंदर जो भी हमने लिखना था लिख लिया, और इसी के अंदर हम लोगों ने लिंक कर लिया अपने जो है CSS फाइल को। ये देखें, ये CSS फाइल को लिंक किया जा रहा है। अब जब CSS फाइल को लिंक कर लिया तो इसका जो स्टाइल होगा वो एक अलग से CSS फाइल के अंदर होगा, जैसे कि ये फाइल का नेम है styles.css। तो यहाँ पे ये styles.css फाइल ओपनड है। तो इस स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल के अंदर यहाँ पे स्टाइल स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे स्टाइल ख़त्म हो रहे हैं, और यहाँ पे हमने इसकी स्टाइलिंग कर दी। अब स्टाइलिंग करने का तरीका क्या होता है? स्टाइलिंग करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले सिलेक्टर लिखो। ये हेडर भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, और आईडी भी हो सकती है। फिलहाल यहाँ पे टैग है, तो सिलेक्टर पे H1 आ गए इनके, आपने हेडिंग 1 को स्टाइल लगाना है। स्टाइल क्या लगाना है? रेड कर देना है इसका कलर। फिर इसके बाद हमने पी दिया कि जो पैराग्राफ्स होंगे उसको क्या स्टाइल दिए देना है, उसे फ़ॉन्ट साइज 16 कर देना है। तो इस तरीके से क्या होगा, जितने भी मेरे पास मेरी HTML फाइल के अंदर हेडिंग होंगी, जितनी भी H1 टाइप की हेडिंग्स होंगी, बेशक 100 हो, 200 हो, 1 हो, 1000 हो, कोई भी ना हो, जितनी भी होंगी उन सब के ऊपर स्टाइल लग जाएगा। और सिमिलरली जितने भी पैराग्राफ्स होंगे पी, उन सब के ऊपर स्टाइल लग जाएगा। तो ये जो ऊपर वाली टेक्निक है जिसमें फ़ाइल अलहदा से है, इस केस में क्या हो रहा है कि हर जगह पे स्टाइल लग रहा है। लेकिन अगर नीचे वाली टेक्निक को देखें तो इसमें हमें हर H1 का अलहदा स्टाइल लिखना पड़ेगा, हर जगह पे हमें साथ साथ कोडिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आपको कन्वीनियंट ये तरीके कि आप साथ साथ करो, आप इनलाइन तरीके पे जा सकते हो कि आप साथ साथ हर टैग में साथ साथ उसका स्टाइल लिखते जाओ। और अगर आपको कन्वीनियंट ये है कि आप क्या करो, एक ही जगह पे आप स्टाइलिंग सारी दे दो, तो आप इस तरीके से रेफरेंस पास कर सकते हो। तो दोनों तरीके कन्वीनियंट होते हैं, डिपेंड करता है आपके यूजेज पे, आप कैसे यूज़ करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि H1 और P ये दो सिलेक्टर के तौर पे यूज़ किए गए हैं। इसका जो रूल होता है वो ये होता है, सबसे पहले आपके पास सिलेक्टर आता है, फॉर एग्जांपल P जो पैराग्राफ के लिए है, उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है और उसकी वैल्यू आ जाती है कॉलन के बाद। अब ये जो सिलेक्टर है, यहाँ पे तो हमने तो टैग दे दिया, टैग के अलावा दो चीज़ें और आ सकती हैं। टैग के अलावा हमारे पास क्लास आ सकती है, एलिमेंट, फॉर एग्जांपल पी पैराग्राफ का टैग क्लास आ सकती है, और आईडी आ सकती है। अब क्लास क्या है, आईडी क्या है, वो भी देखते हैं। हम लोग जब HTML बनाते हैं तो हम टैग में क्लास भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल H1 स्पेस क्लास इज इक्वल टू फर्स्ट हेडिंग, या क्लास इज इक्वल टू, आप कोई भी नाम दे सकते हो, माई हेडिंग, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो हम इस तरीके से क्लास स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर H1 स्पेस ID इज इक्वल टू लेट्स सपोज 123, या कुछ भी आप आईडी दे सकते हो। आईडी यूनिक होती है आमतौर पे। तो हम टैग में स्पेस दे के क्लास या आईडी मेंशन कर सकते हैं। इस एग्जांपल में क्या किया है, इस एग्जांपल में ना आईडी दी है ना क्लास दी है, सिंपली टैग लगाया H1, टैग लगाया P, और नीचे से ये क्या किया, ये CSS कोड दिखाया जा रहा है आपको, H1 को रेड और P का फॉन्ट साइज 20। तो जब इसे प्रीव्यू करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जितने भी H1 है, इसमें था ही एक, उन सब का रेड कलर हो जाएगा, एक ही था तो वो माय फर्स्ट पेज रेड कलर का हो गया। और जितने भी पी पैराग्राफ्स होंगे उन सब के ऊपर जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 20 सेट हो जाएगा। इस केस में सिर्फ एक ही था। अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्लास बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया, H1 को तो क्लास नहीं बनाया, हम यहाँ पे भी बना सकते थे। इस पैराग्राफ को हमने क्लास पे बना दिया, क्लास इज इक्वल टू इंट्रो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इस पी को हमने क्लास नहीं बनाया। तो जो हम ये टैग के साथ लगाएंगे, जैसे इस केस में पी फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ये हर पैराग्राफ पे लगेगा, ये इस पैराग्राफ पे भी लगेगा, ये इस पैराग्राफ पे भी लगेगा। लेकिन जो मैं क्लास के नेम की मदद से लगा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस क्लास पे लगेगा। जहाँ जहाँ पे भी क्लास होगी, एक क्लास एक से ज़्यादा जगहों पे आ सकती है। तो ये जो H1 कलर रेड है, ये जितने भी H1 है उन सब पे लगेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ एक ही H1 है, ये सिर्फ इस पे लग जाएगा, अगर और होते उन पे भी लग जाता। P फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, जितने भी पैराग्राफ्स हैं सब 20 पिक्सल की हो जाएंगे। हमारे पास दो पैराग्राफ्स हैं, दोनों 20 पिक्सल्स के हो जाएंगे, ज़्यादा होते सारे के सारे 20 पिक्सल्स के हो जाते हैं। और डॉट इंट्रो, हाँ, जो हमने
क्लास को सिलेक्टर के तौर पर यूज़ करें डॉट और आईडी को हैश के साथ। तो डॉट इंट्रो का मतलब है क्लास के ऊपर हमने स्टाइलिंग करनी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसने क्या करना है, इन क्लासेस पे लगना है, जहाँ जहाँ पे भी क्लास इंट्रो होगी सब पे लगेगा। हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास इंट्रो है, तो ये सिर्फ इस पैराग्राफ पे लगेगा। तो अगर आप देखें इसका प्रीव्यू तो रेड कलर सारे हेडर्स पे लगने थे, लग गया। 20 पिक्सल सारे पैराग्राफ्स होने थे, हो गए। और रेड कलर सिर्फ और सिर्फ इंट्रो क्लास पे लगना था, जो कि हमारे पास हो गया। सिमिलरली हम क्लास की बजाय आईडी भी यूज़ कर सकते थे, आईडी इज इक्वल टू इंट्रो। सेम कोड है, बस डॉट की बजाय हैश आ गया। आईडी के लिए हमारे पास हैश यूज़ होता है। और अगर हमारे पास दो रूल्स इकट्ठे आ जाएं, तो दो रूल्स इकट्ठे आने के केस में जो प्रेफरेंस मिलती है वो मिलती है आईडी को, क्योंकि आईडी यूनिक होती है। आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, क्लास है, क्लास हमारे पास मल्टीपल्स होती हैं, एलिमेंट मल्टीपल होते हैं। फॉर एग्जांपल पी है, पैराग्राफ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्लास रिस्पेक्टिवली कम होती हैं। हमने किसी किसी को ही क्लास सेम क्लास में रखा होता है। और आईडी तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कम होती है, हमने यूनिक आईडीज़ रखी होती हैं। तो आईडीज़ की मदद से यूनिकली स्पेसिफाई होती है चीज़, और क्लास की मदद से भी आइडेंटिफाई होती है, लेकिन आईडी की निस्बत कम है। और एलिमेंट तो बिल्कुल ही कॉमन है भी, आप पी बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, हेडिंग बहुत ज़्यादा मिलेंगी, तो आपके पास टैग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब हमारे पास कन्फ्लिक्ट आएगा दो रूल्स का, तो फॉर एग्जांपल ये क्लास इंट्रो और आईडी इंट्रो, अब क्लास इंट्रो और आईडी इंट्रो दोनों पे डिफरेंट तरह की स्टाइलिंग लगाएगी, एक में कहा ग्रीन, एक में कहा ब्लू। तो क्योंकि आईडी यूनिक होती है, तो आईडी वाली स्टाइलिंग यहाँ पे रखी जाएगी। फॉर एग्जांपल हैश इंट्रो, तो हैश इंट्रो के आगे ग्रीन है, तो इसकी जो हमारे पास सेटिंग होगी ब्लू के बजाय ग्रीन होगी, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन कलर मौजूद है। क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या है, क्लास ज़्यादा यूज़ होती है, हम मल्टीपल जगहों पे क्लास रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिवीजन है, मैंने इसे क्लास रख दिया। एक और जगह डिवीजन थी, नीचे गई, मैंने उसे भी सेम क्लास रख दिया। एक और जगह भी डिवीजन आ गई, मैंने उसे भी क्लास रख लिया। लेट्स मेरे पास एक डिवीजन है कंटेंट की और एक डिवीजन है इंफॉर्मेशन की। लेट्स सपोज दो तरह के डिवीजन है मेरे पास। तो मेरे पास क्या है भी, कुछ डिवीजन्स क्लास इज इक्वल टू कंटेंट है, कुछ डिवीजन्स क्लास इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन है। तो जब मैं डॉट कंटेंट पे लगाऊंगा, सिर्फ उन्हीं डिवीजन्स पे लगेगा जिनकी क्लास कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन वालों पे नहीं लगेगा। और अगर मैं क्लास इन्फॉर्मेशन वालों पे फॉर्मेटिंग लगाऊंगा, तो कंटेंट वालों पे नहीं लगेगा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन वाली क्लासेज होंगी सब पे लगेगा। तो क्लासेज मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन आईडी वंस होती है, यूनिक होती है आमतौर पर। डिसेंडेंट सेलेक्टर किसे कहते हैं, हमारे पास जो टैग्स हैं इनके डिसेंडेंट टैग्स हो सकते हैं। इस div टैग के अंदर h1 टैग है और p टैग है। ये जो h1 है, ये जो डिवीजन टैग है, डिवीजन टैग इसका पेरेंट है h1 का, और p का भी पेरेंट नोड है। सिमिलरली h1 और p इसके चाइल्ड नोड या चाइल्ड टैग्स हैं, और ये चाइल्ड भी हैं, डिसेंडेंट भी हैं। तो डिसेंडेंट वो होता है जो उसके अंदर आ रहा है, बेशक फर्स्ट लेवल पे आ रहा है, बेशक उसके अंदर आ रहा है। जैसे ये पी है, इस पी के अंदर लेट्स सपोज ये जो इप्सम है, इप्सम अगर स्ट्रॉन्ग होता, तो स्ट्रॉन्ग जो होता, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता, वो इस डिवीजन का डिसेंडेंट तो होता, चाइल्ड ना होता। चाइल्ड सिर्फ ये इमीडिएट वाले हैं जो बिल्कुल इसके अंदर हैं। जो उनके भी अंदर होंगे वो डिसेंडेंट तो होंगे, चाइल्ड नहीं होंगे। लेकिन H1 H2 ये चाइल्ड भी हैं, डिसेंडेंट भी हैं। और जो H1 और P आपस में हैं, ये सिबलिंग्स हैं, और ये div के डिसेंडेंट और चाइल्ड हैं, और div इनका पेरेंट है। तो अगर आपने डिसेंडेंट सेलेक्टर देना हो, देन हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कंटेंट का H1 डिसेंडेंट पे सिर्फ लगेगा, हर H1 पे नहीं अब लगेगी। अब सिर्फ उन H1 को लगेगी जो कंटेंट के डिसेंडेंट हैं, जो कंटेंट के अंदर आते हैं। और अब हर P के ऊपर भी नहीं लगेगी, उन्हीं P के ऊपर स्टाइलिंग आपकी लगेगी जो कि कंटेंट के डिसेंडेंट है, जो कंटेंट के अंदर आ रहे हैं। अगर तो यहाँ पे कॉमा यूज़ करते, आप कंटेंट कॉमा H1 करते, तो जितने भी कंटेंट है उन सब पे भी लग जाता, और जितने भी H1 है उन सब पे भी लग जाता। लेकिन अगर आप कॉमा नहीं यूज़ कर रहे, आप स्पेस, इसका मतलब है कंटेंट के अंदर H1 पे लगना है।
तो कोमा दोनों को अलग-अलग स्टाइलिंग लगा रहा है, लेकिन स्पेस बता रहा है कि जो H1 है ये कंटेंट के अंदर है, इसका डिसेंडेंट है। सिमिलरली यहाँ पे कोमा और स्पेस की बजाय आप ग्रेटर देन का निशान भी यूज कर सकते हो। वो बताते हैं कि सिर्फ इमीडिएट चाइल्ड है तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो इमीडिएट चाइल्ड के लिए हम लोग ग्रेटर का निशान भी यूज करते हैं। अब हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं, दो तरीके से हम बॉक्स मॉडल होता है। एक होता है ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर नीचे आएगा। जैसे लास्ट में हमारे पास दो डिवीजन्स थी और दोनों डिवीजन्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रही थी। तो जो जब भी हमारे पास बॉक्स मॉडल होगा, ब्लॉक मॉडल होगा, उसके अंदर क्या होगा, हमारा कंटेंट होगा बीच में, इसके साइड पे कुछ एरिया होता है, इसे कहते हैं पैडिंग, खाली जगह होती है। उसके बाद हमारा बॉर्डर आता है, उसके बाद भी कुछ खाली जगह होती है, उसे कहते हैं मार्जिन। दो जगहों पे खाली एरिया आता है, मार्जिन और दूसरा पैडिंग, दोनों खाली एरियाज होते हैं। हम इन एरियाज को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दो डिवीजन्स बनाई हैं, बॉक्स नहीं है, डिवीजन्स हैं, डिवीजन बॉक्स की शक्ल में आएंगे। तो एक में बॉक्स 1 लिख दिया, एक में बॉक्स 2 लिख दिया। ये क्लास का नाम भी हमने दे दिया, दो डिवीजन्स बनाई, बॉक्स 1 बॉक्स 2। तो अब जब ये प्रिंट होंगी, हमारे पास प्रीव्यू होंगे, तो एक डिवीजन ऊपर आ गई और दूसरी डिवीजन नीचे लगा गई। हमने कुछ टाइम पहले भी डिवीजन्स बनाई थी, लेकिन वहाँ पे हमने बॉर्डर स्पेसिफाई नहीं किया था, लिहाजा बॉर्डर नहीं लगा हुआ आया था। अब की बार हमने बॉर्डर स्पेसिफाई किया, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और दूसरा भी बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। हमने बैकग्राउंड भी स्पेसिफाई किया, बैकग्राउंड रेड, बैकग्राउंड ग्रीन। पैडिंग स्पेसिफाई की, दोनों में 20 पिक्सल की दे दी, और मार्जिन एक में 20 पिक्सल और दूसरे में भी 20 पिक्सल का दे दिया। अब आप इन वैल्यूज को चेंज करके फ़र्क देख सकते हो। तो ये जो ऊपर वाइट एरिया है ये मार्जिन है बॉक्स 1 वाले डिवीजन का, ये इसका नीचे का मार्जिन है, ये इसका ऊपर का मार्जिन है, ये दोनों के मार्जिन कंबाइन है, इसका नीचे का मार्जिन है। फिर ये हमारे पास 20 पिक्सल का बॉर्डर है और इसके बीच में कुछ जगह खाली है, यहाँ पे वो पैडिंग है और उसके बीच में फिर हमारा कंटेंट मौजूद है। तो ये ब्लॉक है, ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर नीचे आते हैं। तो अभी यहाँ पे भी आपको दिखाया है कि यहाँ पे ऊपर वाले का मार्जिन है बॉटम और इसका मार्जिन है टॉप मार्जिन। हम इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो मार्जिन थे, हम इन दोनों के बजाय सिंगल मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए। जैसे हमारे पास ब्लॉक मॉडल था, ब्लॉक में ऊपर नीचे आते हैं। सिमिलर इनलाइन मॉडल होता है, इनलाइन में साइड बाय साइड आते हैं। तो साइड बाय साइड में हमारे पास पैडिंग है और मार्जिन है, ऊपर नीचे मार्जिन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग हमारे पास इनलाइन मार्जिन में आता है। तो इस एग्जांपल में देखें, ये पी पैराग्राफ है, इसमें लोरम इप्सम का पैराग्राफ लिखा गया और उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग दिया गया और ये हमारे पास इस वर्ड को स्ट्रॉन्ग कर लिया गया और स्ट्रॉन्ग की पैडिंग और मार्जिन डिसाइड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वर्ड था जिसे हमने स्ट्रॉन्ग किया है, ये इनलाइन हमारे पास हुआ और इसके साइड पे यहाँ पे कुछ एरिया पैडिंग है दोनों साइडों पे जो हमने दिया, और यहाँ पे कुछ एरिया हमारे पास मार्जिन का है। तो इस पैडिंग और मार्जिन को कम करेंगे तो हमारे पास ये जो स्पेस है ये कम हो सकती है। हमारे पास रिलेटिव पोजीशंस होती हैं और एब्सोल्यूट पोजीशंस होती हैं। एब्सोल्यूट फिक्स होती हैं, रिलेटिव एक दूसरे के लिहाज से होती हैं। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, एक हमारे पास रिलेटिव है और दूसरी हमारे पास फिक्स है। और इसके अलावा फ्लोट होता है, फ्लोट यूज़ होता है किसी बॉक्स को, बॉक्स मतलब डिवीजन हो सकता है, टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी बॉक्स को मूव करने के लिए आमतौर पर अगर हमने फ्लोट ना प्रोवाइड किया, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें हमारे पास 3 बॉक्स हैं तो तीनों एक ही जगह पे आ गए, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स के साथ हम लोगों ने फ्लोटेड राइट मेंशन किया था तो राइट साइड पे फ्लोट हो गया। ये उन जगहों पे यूज़फुल होता है जहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट हो, टेक्स्ट के बीच में कहीं पे भी तस्वीर आ जाए। आप चाहते हो नहीं वो पिक्चर जो है बीच में कहीं भी ना आए, प्रेजेंटेशन अच्छी रखने के लिए हमेशा लेफ्ट साइड पे ही आए, तो आप उससे फ्लोटेड लेफ्ट कर सकते हो ताकि अगर तस्वीर बीच में भी आ जाए ना, लेट्स हमने लिखा हेलो वर्ड पिक्चर आई एम लर्निंग HTML, तो हेलो वर्ड के बाद पिक्चर आई और वो सेंटर में आ रही है, बीच में और अजीब सी आ रही है, आपकी प्रेजेंटेशन सारी ख़राब हो रही है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे फ्लोटेड लेफ्ट कर सकते हो, फ्लोटेड राइट कर सकते हो। तो अगर बीच में आ भी जाती है तो क्या हो जाएगी, फ्लोट होकर एक साइड पे हो जाएगी और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे करके दिखाई, यहाँ पे तो बॉक्सेस हैं, यहाँ पे से टेक्स्ट और इमेजेस पे भी लगा सकते हैं।
अब हम देखते हैं कुछ CSS मज़ीद देख लेते हैं। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केड स्टाइल शीट्स, और ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होती है। CSS से पहले इस तरीके के HTML के कोड होते थे, काफ़ी ज़्यादा मैसी। बीच में हम लोग HTML के थ्रू कलर दे रहे हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता था, और डिफरेंट ब्राउज़र में सपोर्ट भी उसका डिफरेंट होता था। फिर CSS प्रपोज किया और आहिस्ता आहिस्ता CSS फाइनल हो गया, और हमारे पास अब CSS यूज़ होता है। CSS कैस्केड है। कैस्केड का मतलब है कि आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, और आपके पास स्टाइल्स को प्रेफरेंस मिलती है। जैसे कि अगर आप डायग्राम देखें, एक है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा है। CSS सिलेक्टर हमने देख लिया कि CSS सिलेक्टर में हम आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, CSS सिलेक्टर में हम लोग क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, CSS सिलेक्टर में हम लोग टैग एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये टैग यूज़ किए। हमारे पास डिवीजन क्लास थी, डिवीजन के ऊपर यहाँ पे स्टाइल लगा दिया गया। स्पैन क्लास, स्पैन थी, टैग सॉरी, उसके ऊपर लगा दिया गया। और इसके बाद क्लास बेस्ड, क्लास को हम डॉट लगा के स्टाइलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल डॉट कंटेंट। और आईडी को हम लोग हैश लगा के स्टाइलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल हैश कंटेंट। और हम लोग ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, हम मल्टीपल टैग्स या मल्टीपल क्लासेस या मल्टीपल आईडीज या इनके कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। कॉमे का मतलब होगा हर किसी पे अलग-अलग फॉर्मेटिंग होगी, और कॉमे के अगर स्पेस हो जाएगी तो इसका मतलब होगा ये इसका डिसेंडेंट है। तो यहाँ पे कॉमा है, इसका मतलब इन तीनों पे अलग-अलग फॉर्मेटिंग लगनी है। लेकिन अगर कॉमा की बजाय हमारे पास स्पेस होती, जैसे यहाँ पे हमारे पास स्पेस आई है, तो इसका मतलब है कि ये जो P है ये इस डॉट ABC का डिसेंडेंट है, यानी कि सिर्फ उन्हीं P के ऊपर फॉर्मेटिंग लगेंगी जो डॉट ABC का डिसेंडेंट होंगे। सिमिलरली अगर इमीडिएट चाइल्ड हो तो उसके लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ये चाइल्ड के लिए यूज़ होता है। ये हर P पे नहीं लगाएगा, सिर्फ उन्हीं P पे लगाएगा जो इसके चाइल्ड होंगे। और स्टैटिक जो है ये यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, ये सारी जगह पे, हर जगह पे एक ही तरह का फॉर्मेट लगा देता है। फिर सिबलिंग भी होते हैं जो कि इकट्ठे पड़े होते हैं, जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको हेडर और पैराग्राफ बताया था, दोनों सिबलिंग है। तो सिबलिंग के लिए हम लोग आमतौर पे प्लस का यूज़ करते हैं। और ये वही बॉक्स मॉडल है कि इसमें पैडिंग होती है, बॉर्डर होता है, मार्जिन होता है, और ये उसकी एग्जांपल है। इनलाइन एग्जांपल है हमारे पास, और मल्टीपल चीज़ें हैं हमारे पास। फ्लोटिंग के बारे में बताया गया है। अब कुछ HTML के टैग्स देख लेते हैं, कुछ मशहूर टैग्स। तो हमारे पास जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये यूज़ होता है कमेंट्स के लिए। A स्टैंड फॉर एंकर, ये यूज़ होता है हाइपरलिंक्स के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हाइपरलिंक दिया गया है और ये इस तरीके से हमें नज़र आएगा। B बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि इस एग्जांपल को बोल्ड किया गया और हमारे पास बोल्ड होके यहाँ पे एग्जांपल आ गई। बी से बिग होता है, ये भी फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। और बॉडी हमारी मेन बॉडी होती है जहाँ पे हम अपना कंटेंट लिखते हैं HTML के अंदर। और सिमिलरली हमारे पास BR होता है, BR स्टैंड फॉर ब्रेक, लाइन ब्रेक, ये नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए यूज़ होता है। अब जो BR है हमारे पास, ये क्लोज नहीं करते, ये सिर्फ ओपन ही होता है। सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, अगर हम चाहते हैं कि कोई डिवीजन, कोई टेक्स्ट सेंटर में है तो हम सेंटर के अंदर उसे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट को सेंटर में लिखा गया। EM एम्फेसाइज करता है, ये भी फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे इस एग्जाम्पल को एम्फेसाइज किया गया है और यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एम्बेड यूज़ होता है किसी चीज़ को अंदर एम्बेड करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास म्यूज़िक है या इस तरह की कोई और चीज़ है। अब जो हमारे पास फ़ॉन्ट टैग है ये फ़ॉन्ट को कंट्रोल करता है, इसकी मदद से फ़ॉन्ट फेस कंट्रोल कर सकते हो, जैसे यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन सेट किया, इसकी मदद से आप फ़ॉन्ट का साइज़ भी सेट कर सकते हो, जैसे 4
फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज कर सकते हो, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो और मल्टीपल चीज़ें आप फ़ॉन्ट से रिलेटेड कर सकते हो। हमारे पास फॉर्म होता है, फॉर्म यूज़ होते हैं आमतौर पे रिस्पॉन्स गेट करने के लिए। तो फॉर्म के टैग से शुरू होता है, फॉर्म के टैग पे ख़त्म होता है। इसके अंदर हम एट्रीब्यूट भी पास कर सकते हैं, जैसे एक्शन इज़ इक्वल टू, हमने एक्शन पास किया कि सबमिट करने पे इसने करना क्या है, ये ईमेल करेगा। और इसके अंदर हम डिफरेंट और भी टैग रख सकते हैं। हमारे पास एक टैग होता है इनपुट। इनपुट टैग आमतौर पे इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है और बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। इसे नेम पास किया, नेम आप कुछ भी नेम दे सकते हो और वैल्यू पास कर दी खाली एम्प्टी और हमने साइज़ रख दिया 10। तो यहाँ पे एक और कीवर्ड आता है टाइप। टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट। टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स ही बनेगा, लेकिन टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट अगर आप करते हो जैसे यहाँ पे किया गया है, तो ये हमारे पास एक सबमिट बटन बन जाएगा। ये सबमिट बटन बन गया, ये भी इनपुट के लिए यूज़ हो रहा है। तो हम इस इनपुट को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। ये हेडिंग्स हैं, डिफरेंट हेडिंग्स आपको दिखा दी गई हैं। हेड यूज़ होता है हेड की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, आमतौर पे टाइटल वगैरह रखने के लिए। HR होता है हॉरिजॉन्टल रूल, ये लाइन है, ये आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी, ये पेज और कंटेंट्स ऑफ योर वेब पेज के दरमियान एक लाइन है, इस लाइन के लिए यूज़ होता है। हम इस लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम इस लाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए आप इसी टैग के अंदर विड्थ पास कर दो 50%, 75%, 25%, तो ये लाइन बड़ी छोटी हो जाएगी। हम इसका साइज़ भी पास कर सकते हैं, ये जो इसकी थिकनेस है, और हम इसका कलर भी पास कर सकते हैं। फिर HTML है, हमारे डॉक्यूमेंट शुरू ही HTML टैग से होते हैं, HTML टैग पे ख़त्म होते हैं। इसके अंदर हमारा हेड और बॉडी मेनली आती है। इटैलिक करते हैं, वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला। IMG इमेज के लिए यूज़ होता है, इसके अंदर हम सोर्स प्रोवाइड करते हैं और ये यहाँ पे हमारे पास इमेज आ जाती है। इनपुट अभी आपको बताया, इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होते हैं, लेकिन इसके टेक्स्ट के अलावा बटन्स भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें, इनपुट टैग है और इनपुट टैग में टाइप क्या प्रोवाइड किया, टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट बॉक्स आया। और इनपुट में टाइप सबमिट प्रोवाइड किया, तो ये हमारे पास बटन आया है। और इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सिमिलरली हमारे पास टेक्स्ट एरिया होता है, ये टेक्स्ट एरिया है, ये जो साइड पे आया हुआ है। और हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। ऑप्शन बेसिकली ये लिस्ट, जो ये यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है, इस लिस्ट के लिए यूज़ होती है। तो इसके लिए हम लोग सेलेक्ट मेन्यू बनाते हैं, सेलेक्ट, ओपन, सेलेक्ट, क्लोज। इसमें हर एंट्री के लिए हम लोग ऑप्शन यूज़ करते हैं। एक ऑप्शन की एंट्री की, दूसरी ऑप्शन की एंट्री की, तीसरी की, चौथी की। और जैसे डिफ़ॉल्ट रखना उसके साथ कीवर्ड सिलेक्टेड लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन 2 बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। सिमिलरली हम लोग रेडियो बटन बना सकते हैं, दीज आर रेडियो बटन्स। तो इनपुट में अगर टाइप रेडियो दे दोगे तो रेडियो बटन बन जाएगी। सिमिलरली अगर टाइप आप दे दोगे चेक बॉक्स, तो आपके पास चेक बॉक्स बन जाएगा ऐसे। अब आते हैं वापस लिस्ट पे। तो एल क्या करता था, लिस्ट की एंट्री करता था। यहाँ पे 3 लिस्ट में एंट्री की गई और ये मेन्यू में की गई है, तो हमारे पास ये मेन्यू आ गया। साथ स्पेसिफाई भी कर दिया गया टाइप क्या रखनी है, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, तो बुलेट्स की टाइप आ गई। सिमिलरली हमारे पास UL अनऑर्डर लिस्ट होती थी और OL हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती थी। तो ऑर्डर लिस्ट है, इसमें 4 एंट्रीज की गई हैं और इसकी टाइप दे देगी रोमन। तो हमारे पास रोमन में काउंटिंग आई है। हम रोमन की बजाय से कैपिटल और स्मॉल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंपल एंट्री है बगैर टाइप के, तो बाय डिफॉल्ट गिनती आती है। और हम स्टार्ट इज इक्वल टू भी दे सकते हैं। ये क्या करेगा, 5 तो 5 से स्टार्ट कर रहा है, 8 होता 8 से स्टार्ट करता, ये इसकी एग्जांपल है। और सिमिलरली हम टाइप चेंज कर सकते हैं, टाइप इज इक्वल टू स्मॉल ए की लिस्ट आ गई। टाइप इज इक्वल टू कैपिटल ए की लिस्ट आ गई। और अगर हो जाए टाइप इज इक्वल टू कैपिटल ए लेकिन स्टार्ट इज इक्वल टू 3, अब टाइप तो ABC होनी है कैपिटल में, लेकिन स्टार्ट 3 से होना है, ABC, C थर्ड नंबर पे आ रहा है तो ये C से स्टार्ट होगा। तो ये एग्जांपल हमारे पास C से स्टार्ट हो रही है और हमारे पे जितनी भी एंट्रीज हैं उस तरतीब से आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे रोमन दिया स्टार्ट, टाइप रोमन में आ गया, स्मॉल रोमन। यहाँ पे हमने कैपिटल रोमन दिया तो कैपिटल रोमन में आ गया। यहाँ पे कैपिटल रोमन दिया और साथ स्टार्ट 7 दे दिया, तो अब हमारे पास लिस्ट क्या होगी, 7 से स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हमने पहले देख लिया कि सिलेक्ट के अंदर हम ऑप्शंस की एंट्री कर सकते हैं और जिसके साथ सिलेक्टेड लिखेंगे बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन सिलेक्ट होगी। P भी हम देख चुके हैं, P यूज़ होते हैं पैराग्राफ के लिए।
जैसे बिग यूज़ हुआ था वैसे ही हमारे पास स्मॉल यूज़ होता है टेक्स्ट को छोटा करने के लिए। स्ट्राइक यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग यूज़ होता है फॉर्मेटिंग के लिए। फिर हमारे पास टेबल है, टेबल यूज़ होगा टेबल टैग से और टेबल टैग पे ख़त्म होगा। अब जो टेबल टैग है ये भी वो जो अभी हमने पढ़ा था बॉक्स, उसके अंदर पैडिंग होती है, मार्जिन होता है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। उसने डिफरेंट तरह के टेबल बना के दिखाए हैं आपको इस साइड पे। अब जो टेबल है टेबल के अंदर हमने जो रोज बनानी होती हैं, टीआर से रो शुरू होगी टेबल रो और टीआर के अंदर ख़त्म होगी। अगर इसके बाद में एक और टीआर देता तो वो डाटा इसके नीचे नेक्स्ट रो में आता। यहाँ पे एक ही टीआर है, इसका मतलब है इसकी सिर्फ एक ही रो होगी, जितने टीआर होंगे उतनी रोज होंगी। अब टीआर के अंदर जब आपने डाटा की एंट्री करनी है, टीडी स्टैंड फॉर टेबल डाटा, तो टेबल डाटा के लिए टीडी। अब टीडी में कॉलम 1 लिखा, ये एक डाटा एंटर हुआ कॉलम की शक्ल में। फिर अगला डाटा लिखा टीडी में, वो अगला एंटर हुआ। तो हम जितने टीडी बनाएंगे उतने हमारे पास कॉलम भी बनते जाएंगे। और टीआर से हमारे पास रोज बनती हैं, रोज के अंदर आपने कॉलम्स की एंट्री करनी होती हैं। टेबल डाटा, टीडी टेबल डाटा के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे टीडी कॉलम 1 और टीडी कॉलम 2, तो हमारे पास कॉलम 1 कॉलम 2 आ गया। सिमिलरली जो आप जिस कॉलम को हेडर बनाना चाहते हो, जिस रो को, उसे आप टीडी की बजाय टीएच से लिख लो। टीएच स्टैंड फॉर टेबल हेडर। तो इन तीन को टीएच से लिखें, ये हेडर की शक्ल में आ गए, और बाकी टीडी लिखें, वो हमारे पास नॉर्मल नोटेशन में आ गया। टाइटल यूज होता था हेड के अंदर, टाइटल बताने के लिए। जैसे मेरे पास ये टाइटल है HTML AGS चार्ट, सॉरी टैग चार्ट्स। तो सिमिलरली हमारे पास टाइटल यूज़ होता है वेब पेज का टाइटल बताने के लिए। टीआर अभी हमने बताया, टीआर से हमारे पास रोज बनती हैं कॉलम में। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3, 3 ये रोज हैं और एक ये TH वाली रोज हैं, तो हमारे पास टोटल 4 रोज आई हुई हैं। टैली टाइप TT होता है, अंडरलाइन के लिए U होता है, ये फॉर्मेटिंग के लिए है। और अनऑर्डर लिस्ट भी हम लोग देख चुके हैं UL के साथ, और हर लिस्ट की एंट्री LIC होगी। इसमें हमारे पास बुलेट्स आ सकते हैं, सर्कल आ सकते हैं, और मल्टीपल चीज। जैसे यहाँ पे टाइप बता दी सर्कल, तो हमारे पास सर्कल बुलेट्स आए। टाइप बता दे डिस्क, तो हमारे पास जो यहाँ पे जो टाइप आ रही है वो डिस्क आ रही है। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल टैग्स होते हैं जिन्हें हम देख के चल सकते हैं। अब आते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो 3 चीज़ें थी। जो HTML था ये हमें प्रोवाइड करता है हमारा स्ट्रक्चर, हमारा कंटेंट कहाँ पे आना है, इंटरेक्शन कैसे होनी है। CSS उसकी स्टाइलिंग प्रोवाइड करती थी। और बैक एंड पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती है जो हमें कोडिंग प्रोवाइड कर रही होती है कि कौन सा बटन दबाने पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, इनपुट कैसे लेनी है, उसे कन्वर्ट कैसे करना है, एटसेट्रा। तो जो जावास्क्रिप्ट होती है इसका जो सिंटैक्स है वो जावा से मिलता जुलता है, लेकिन जावा लैंग्वेज से काफ़ी डिफरेंट है ये। जावा तो एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होता है, जैसे हम CSS को इनलाइन लिख सकते थे, इनलाइन का मतलब टैग में साथ साथ हम लिख सकते थे, और CSS को हम अलग फाइल में भी लिख सकते थे। सेम तरीका यहाँ पे है, यहाँ पे हम इनलाइन लिख सकते हैं टैग के साथ साथ, अलहदा फाइल बना के लिख सकते हैं, और या हम हेड के अंदर लिख सकते हैं, या हम बॉडी के अंदर लिख सकते हैं। ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। CSS में सिर्फ इनलाइन था और फाइल था, इसके अंदर हम हेड और बॉडी के अंदर भी अपना जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनलाइन, इनलाइन में क्या होता है, हम साथ साथ लिखी जाएंगे। तो इनलाइन में एक टैग था एंकर का, इसमें हमने जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है अलर्ट। अलर्ट क्या करता है, आपके वेब ब्राउज़र में एक नोटिफिकेशन, एक वार्निंग जनरेट करता है। तो ये एक अलर्ट को कॉल कर दिया। सिमिलरली एक और है, इसके ऊपर भी हमने क्या किया, वो जावास्क्रिप्ट पास। तो इनलाइन, इनलाइन में हम क्या करते हैं, टैग में साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट लिखी जाते हैं। सिमिलरली हम अपनी जावास्क्रिप्ट हेड के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हेड के अंदर स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की, स्क्रिप्ट ख़त्म की, और उसके अंदर हमने अपनी जो अब स्क्रिप्ट लिखनी थी, ये बेसिकली इसके अंदर एक ही लाइन है स्क्रिप्ट में, ये अलर्ट की एक ही लाइन है ये वाली। तो इसमें एक ही लाइन का स्क्रिप्ट है। तो सिमिलरली हम यही स्क्रिप्ट बॉडी के अंदर भी लिख सकते थे। स्क्रिप्ट स्टार्ट की, स्क्रिप्ट ख़त्म की, और इस स्क्रिप्ट के अंदर भी सिर्फ एक ही लाइन है। और इसके अलावा चौथी अप्रोच ये है कि हम इसकी फ़ाइल ही अलहदा रखें और उस फाइल का रेफरेंस दे दें। तो ये मैंने उस फाइल का सोर्स प्रोवाइड कर दिया कि जो मेरी स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट का सोर्स इस फाइल के अंदर मौजूद है। तो ये चौथी अप्रोच थी। अब हमारे जावास्क्रिप्ट का वो देखते हैं, जावास्क्रिप्ट काम कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास आम
तौर पे यूज़ होता है कि हम वेरिएबल्स को जमा कर रहे हैं, इसमें भी होगा, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इसमें भी होगा, सब कुछ इसके अंदर होता है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल, सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स कैसे बनते हैं। तो वेरिएबल्स बनाने के लिए हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं var, वेरिएबल। तो var कार इज इक्वल टू फोर, ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन गया। तो इसमें इसमें हम var के साथ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उन वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंपाउंड, हम मल्टीपल तरह की चीज़ें जो आपके जावा में होती थी वो लगा सकते हैं। और इसमें भी हर स्टेटमेंट के एंड पर टर्मिनेटर आता है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कमेंट करने के लिए जावा की तरह डबल स्लैश यूज़ होता है सिंगल लाइन के लिए, और मल्टीपल लाइन का जावा की तरह का ही सिंटैक्स है हमारे पास। अब इसमें हम वेरिएबल नंबर्स टाइप के भी बना सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप के भी बना सकते हैं जैसे फोर्ड है, और हम लोग अरेज भी बना सकते हैं। अरे क्या होती है, लिस्ट होती है। जैसे ARR नाम के कोई भी वेरिएबल बनाने VAR से ही बनेगा। यहाँ पे ARR नाम की अरे बनाई, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3 4 5। यही चीज़ हम लोग न्यू अरे से भी बना सकते थे। अब अरे बन गई। अब ARR में 3 एलिमेंट की अरे है। ARR इंडेक्स 0 रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट 3 को, ARR इंडेक्स 1 रिप्रेजेंट करेगा इसे, और ARR इंडेक्स 2 रिप्रेजेंट करेगा 5 को। तो हम लोग अरे ऐसे भी बना सकते थे कि न्यू कीवर्ड से अरे बना लेते हैं, और न्यू कीवर्ड से अरे बनाने के बाद उसके इंडेक्स में एक एक करके हम वैल्यूज असाइन कर लेते, या फिर न्यू कीवर्ड से अरे तो बनाते साथ उसके कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज पास कर देते, या फिर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में डायरेक्ट लिस्ट की शक्ल में वैल्यूज पास कर देते। तो तीनों तरीकों से अरेज बन सकती है हमारी जावास्क्रिप्ट में। और इसमें क्या होता है, हमने देखा भी, इन नंबर्स को तो जमा करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया 5 + 34, ये 39 आंसर देगा। लेकिन जब हम दो स्ट्रिंग को जमा करेंगे तो कनकैटिनेट कर देगा, उन्हें इकट्ठा कर देगा। जैसे आई लव मशरूम्स, इस तरीके से उन्हें जमा कर दे, इकट्ठा कर देगा, कनकैटिनेट कर देगा। और इसी तरीके से हम अपनी अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं इंडेक्सिंग करके। अब आते हैं कंडीशंस पे, इफ़ एल्स पे। तो बिल्कुल हमारे पास जावा की तरह का सिंटैक्स है। इफ़ और ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारी इफ़ की बॉडी। तो जो भी हमारा सिंटैक्स होगा उसे हम जो स्टेटमेंट्स होंगे उसे हम सेमीकोलन के साथ लिखा करेंगे। तो अगर आपने इफ एल्स लगाने हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इफ के बाद आपके पास एल्स की बॉडी भी आ जाएगी, जावा की तरह का कोड, और आप मल्टीपल इफ एल्स यूज़ कर सकते हो। तो जो ऑपरेटर हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स पे आते हैं, अरिथमेटिक तो हमने देख लिया, प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। कंडीशनल ऑपरेटर में हमारे पास डबल इक्वल यूज़ होता है इक्वालिटी चेक करने के लिए, नॉट इक्वल के लिए ये यूज़ होता है ग्रेटर स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल। तो इक्वालिटी के लिए हमारे पास डबल इक्वल यूज़ होगा, सिंगल इक्वल इसमें वैल्यू असाइन करता है जावा की तरह। और लूप का भी इसमें वही तरीका है। लूप में क्या होता है, अभी हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उस वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू देंगे, और क्या करेंगे भी आपको वो हम बता देंगे कि फलां जगह तक हमने लूप चलानी है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे देंगे, और इसके अंदर हमारी लूप की बॉडी आ जाएगी। तो ये लूप क्या कर रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, वी वेरिएबल बना के आई, और ये 5 से नीचे यानी कि और 1 का इंक्रीमेंट है इसमें, यानी कि ये क्या करेगी, ये 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 0, 0 के बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और उसके बाद 5 की बारी, ये रुक जाएगी, 5 के लिए लूप नहीं चलेगी। और ये एक जावा स्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन मेथड है अलर्ट का। अलर्ट आपके पास वेब ब्राउज़र के अंदर एक वार्निंग जनरेट करता है, ये उसका एक डेमो है। तो इस तरीके से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, फंक्शन का नेम और ब्रैकेट में उसके आर्गुमेंट्स और आगे सेमीकोलन, ये इस तरीके से हम मेथड को कॉल कर सकते हैं। बेशक वो बिल्ट इन मेथड हो, बेशक हमने खुद बनाया हो। अब खुद कैसे मेथड बनाएंगे, खुद मेथड बनाने के लिए कीवर्ड यूज होता है फंक्शन स्पेस, हमारे फंक्शन का नेम, ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स, और उसके बाद हमारे फंक्शन की बॉडी।
तो जावा में तो यहाँ पे हमारे रिटर्न टाइप आती थी वॉइड इंट वगैरह, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड क्या आएगा, फंक्शन आएगा। और इसे कॉल करते वक्त हम क्या करेंगे, कॉल करते वक्त हम लोग फंक्शन का नेम और ब्रैकेट में आर्गुमेंट पास करेंगे तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने फंक्शन को कॉल करके दिखाया, फंक्शन जो उसने बनाया था उसने फंक्शन का नेम रखा है सम फंक्शन। तो उस सम फंक्शन को कॉल करने के लिए सम फंक्शन का नेम और उसके अंदर वैल्यूज पास की, तो उसके बाद क्या हो गया, फंक्शन चल गया। तो फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज हुआ था, लेकिन फंक्शन चलाने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं होगा। तो ये हमने खुद बनाया, ये बना बनाया फंक्शन है अलर्ट का। ये क्या करता है, अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर एक अलर्ट जनरेट कर देता है, एक वार्निंग जनरेट कर देता है इस तरीके से। तो यहाँ पे एग्जांपल आ गई। तो ये हेड के अंदर स्क्रिप्ट लिखी है, ये स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड यूज होता था फंक्शन स्पेस फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम रख दिया गया डिस्प्ले मैसेज, ये किसी किस्म का आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और इसकी बॉडी में बिल्ट इन फंक्शन यूज करके एक वार्निंग जनरेट कर दी है। और नीचे हमने क्या किया है, अपनी बॉडी के अंदर इस एंकर को लिंक कर दिया है इस मेथड के साथ। अब जब भी कोई इस एंकर को क्लिक करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये डिस्प्ले मैसेज कॉल होगा और डिस्प्ले मैसेज की जो भी बॉडी होगी वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। तो आई गेस हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लिया है। तो अब हम देखते हैं डोम क्या होता है। जो HTML में हम लोग टैग्स लगा के लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टैग्स हैं कि हमारे पास HTML टैग है, HTML के अंदर दो हैं, हेड है और बॉडी है। तो उसी HTML को यहाँ पे नोड बना दिया, HTML नोड है। HTML के अंदर फर्दर दो हैं, एक हेड है और दूसरा बॉडी है, ये दोनों इसके चाइल्ड हैं। तो ये हेड और बॉडी इसके चाइल्ड आ गए। और हेड के अंदर मजीद एक और चाइल्ड है, टाइटल। तो इसके अंदर हमारे पास टाइटल आ गया और उस टाइटल के अंदर हमारे पास कंटेंट पड़ा है, द टाइटल। तो इसके अंदर हमारा कंटेंट आ गया। सिमिलरली बॉडी के अंदर मजीद कोई नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर कंटेंट पड़ा है द बॉडी, तो द बॉडी आ गया। दिस इज डोम। डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होते हैं। ये किस लिए यूज होते हैं, हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर, उसका ट्री दिखाते हैं जिससे उसकी रिप्रेजेंटेशन ईजी हो जाती है। सिमिलरली हमारे पास ये एक डोम है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसमें HTML का एक टैग होगा मेन, उस मेन टैग में फर्दर दो चाइल्ड होंगे, हेड और बॉडी। इस तरीके से HTML है, HTML के अंदर दो चाइल्ड है, हेड और बॉडी। फिर उस हेड के अंदर एक टाइटल है और टाइटल के अंदर द डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। हेड के अंदर टाइटल टैग है और उसके अंदर द डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। सिमिलरली बॉडी के अंदर तीन इमीडिएट टैग हैं, डिव, डिवीजन, यूएल और डिवीजन। तो डिवीजन, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिवीजन। डिवीजन्स के अंदर कंटेंट है और यूएल के अंदर, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट की एंट्रीज हैं। तो इनके अंदर लिस्ट की एंट्रीज हैं, इस लिस्ट की एंट्री के अंदर कंटेंट मौजूद है वार्निंग, और इसके अंदर कंटेंट मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से हम डोम बना सकते हैं और डोम को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे पास ये भी एक डोम मौजूद है और ये भी डोम मौजूद है, तो हमें डोम ट्री बनाने आने चाहिए, इससे अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है। तो हम किसी भी HTML को जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर हमारा कोड लिखा होगा, हम उसे डोम ट्री की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक से इंट्रोडक्शन था वेब का, वेब की रिवीजन थी। HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है। तो अगर इसको थोड़ा सा समराइज़ करूँ तो क्या होता है, अभी हमारे पास वेब, हमारे पास होती है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर लिखा डॉक्यूमेंट, जो कि हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। उसमें हमारे पास कंटेंट हम शेयर कर सकते हैं यूज़र के साथ, मेनली इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। अब उसी में स्टाइलिंग अच्छी करने के लिए, उसमें अच्छे तरीके से एफिशिएंटली फॉर्मेटिंग करने के लिए, स्टाइल्स के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। तो CSS हमारे पास स्टाइलिंग के लिए यूज़ हो रही है। अब बिहेवियर डालने के लिए कि कौन से बटन ने, कौन सी चीज़ ने, किस कंपोनेंट ने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं इस काम के लिए। तो ये आज का लेक्चर था। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और आप नेक्स्ट टाइम पूछ भी सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।